हमारे क्लास में सभी दोस्तों को एक बार फिर से हेलो बोलते हैं। सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। इस क्लास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हमारा टॉपिक है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट्स माने जाते हैं। आखिर इसकी रीज़न क्या है, इतने अच्छे कैटलिस्ट्स सिर्फ यही एलिमेंट्स ही क्यों हैं पीरियोडिक टेबल में, और बाकी के एलिमेंट्स इतने अच्छे कैटलिस्ट क्यों नहीं हैं। इस बात को देखने से पहले मैं ये रिकॉल करवा दूं कि बेसिकली कैटलिस्ट हम कहते किसको हैं। हम कोई भी रिएक्शन जब करते हैं तो जनरली क्या होता है कि उस रिएक्शन का जो रेट होता है या उस रिएक्शन का जो स्पीड होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो जनरली स्लो कन्वर्जन हो रही होती है। रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा होता है, रेट जो है उसका काफ़ी डाउन होता है। तो उसको स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम जनरली कोई कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम जनरली कोई कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली यूँ समझ लो, एक फ़िज़िकल एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक मोटिवेटर का काम करता है। एक मोटिवेटर का काम करता है। मिसाल के तौर पर तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन तुम इतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पढ़ाई की तरफ। एक और बंदा आकर तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दे तो तुम ज़रा जी जान से पढ़ाई करने लगोगे, या कोई तुम मोटिवेशनल वीडियो देख लो यूट्यूब से, इंटरनेट से, तो कुछ ज़्यादा मोटिवेशन फील करोगे। तो पहले जैसे तुम स्लो स्लो पढ़ाई कर रहे थे तो उसको देखने के बाद तुम ज़रा अच्छी पढ़ाई करने लग जाओगे। आल्दो के उस मोटिवेशनल वीडियो का या उस बंदे की मोटिवेशन का असर थोड़ी देर तक रहता है, आर्जी होता है, एक दो दिन के जोश जज्बे के बाद फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। इसी तरह कैटलिस्ट भी है, वो भी एक बेसिकली एक मोटिवेटर है। जब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में स्लो स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं जो रिएक्टेंट्स को मोटिवेट करता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स को मोटिवेट करके रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ कर देता है। करेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। रिएक्टेंट्स वाली साइड पर 2 ऑक्सीजन है, तो वाटर के साथ भी हमें 2 ऑक्सीजन लगाने चाहिए, तो इस साइड पे हम 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन अब वाटर के साथ 4 हो गए क्योंकि 2H2O है, तो उधर भी हमें 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, तो ये 2H2। ये वाटर की सिंथेसिस का रिएक्शन है और इस केस में हम प्लाटिनम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी स्लो रिएक्शन कर रहे हैं तो हम प्लाटिनम को एज अ कैटलिस्ट अप्लाई कर देते हैं, जो रिएक्शन के रेट को यानी वाटर की फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को स्पीड अप करना है। ठीक है, यानी हम जनरली ये कैटलिस्ट नाम से ही हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दे कैटलाइज द रिएक्शन। दे कैटलाइज द रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को कैटलाइज करना है। कैटलाइज करने से जो एक जनरल टर्म मुराद ली जाती है, लोग ये समझते हैं कैटलाइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप करना है। ठीक है, लेकिन कैटलाइज का मतलब कुछ और भी है। कैटलाइज के 2 मतलब हैं बेसिकली। कैटलाइज के 2 मतलब हैं। पहला मतलब स्पीड अप, जो कि एक जनरल मतलब है। इसके साथ साथ कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट का जो काम है स्पीड अप करने के साथ साथ कैटलिस्ट स्पीड को डाउन भी कर सकता है। कैटलिस्ट स्पीड अप करने के साथ साथ स्पीड को डाउन भी कर सकता है। और कैटलाइज का मतलब सिर्फ स्पीड अप ही नहीं होता, बल्कि स्लो करना, स्पीड को कम करना, स्लो डाउन करना। ठीक है, स्लो डाउन करना भी कैटलाइज का मतलब होता है। और कैटलिस्ट दोनों काम कर सकता है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है और रिएक्शन के स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकता है। करेक्ट। अच्छा, इंक्रीज़ करने वाली तो एग्जांपल दी, तुम्हें डिक्रीज़ करने वाली एग्जांपल नहीं दी। अच्छा, तुम में से कोई न्यूज़ चैनल देखता हो, कोई प्रोग्राम वगैरह सुनता हो, रेगुलर मीडिया के एंकर पर्सन जो है बैठे होते हैं, 3-4 बंदे बुला लिए सियासतदान, एक पीटीआई का है, एक नून लीग का है, एक पीपल्स पार्टी का है। ठीक है, एक खान है, राणा है, मलिक साहब हैं। ठीक है, उनको बुला लिया भाई।
ठीक है, नॉर्मल सी पहले दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान भी नॉर्मल सी गुफ्तगू चल रही थी। तीनों अपने अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे भाई, अपनी अपनी पार्टी के हक में जो है दलाइल दिए पड़े थे। अब एंकर पर्सन ने क्या किया, उसने देखा कि भाई ऐसे तो मेरे शो की रेटिंग नहीं आएगी। उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी जो है ना चिंगारी एक बंदे को दी कि भाई ये फ़लाँ बंदा ना उस दिन तुम्हारी पार्टी के बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। ठीक है, ये भाई मलिक साहब या खान साहब आपकी पार्टी के बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि उनके दरमियान लड़ाई और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक, तो जब वो देखता है कि काम यानी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कहता है कि नाजरीन अब ज़रा आप तसल्ली करें, हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर जाते हैं। जैसे ही ब्रेक पर गए, लाइव शो चल रहा था, चाय मंगवाएगा, बोतल मंगवाएगा, खान साहब तो सीधे गुस्सा ही कर गए। ठीक है, मलिक साहब ज़रा तसल्ली रखें, खैर है, कोई इतनी बात नहीं हुई। ऐसे करके उनका फिर गुस्सा भी ठंडा कर देता होता है। ठीक, ये एक फ़नी सी बात है और रियलिटी भी यही है बेसिकली। कैटलिस्ट भी स्पीड अप भी कर सकता है, स्पीड डाउन भी कर सकता है। अगर हम रिएक्शन को देखते हैं, अगर हमने रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है तो हम एक अच्छा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और स्पीड डाउन करवाने के लिए भी हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा अजान हो रही है तो थोड़ी देर के लिए लेक्चर को मैं पास कर देता हूँ। सो नाउ वी आर बैक अगेन, वापस आ गए। तो आगे एक और रिएक्शन लेकर के हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं हैबर प्रोसेस के अंदर। अमोनिया सिंथेसिस का एक बड़ा मशहूर प्रोसेस है, उसमें तुमने पढ़ रखा होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है NH3 की फॉर्मेशन। उस साइड पे देखो कि नाइट्रोजन 2 हैं, तो इधर हमें भी 2 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे। 2 नाइट्रोजन करने से हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हमें इस साइड पर 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। तो N2 + 3H2 विल गिव अस 2NH3। इस केस में हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि कैटलिस्ट की नेचर को चेंज करके हम रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर हमने आयरन को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो रिएक्शन की स्पीड नो डाउट इंक्रीज़ ही करेगी। लेकिन अगर हम आयरन की जगह कैडमियम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, कैडमियम भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक जो है 3D सीरीज़ में है, जिंक के ठीक नीचे 4D सीरीज़ में कैडमियम मौजूद है। अगर हम आयरन की जगह कैडमियम को इस्तेमाल करें तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिप्रेस हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी तरह से कैटलिस्ट स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। दिस इज़ इथीन, 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इथीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये बनाते हैं इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन निकल की मौजूदगी में होता है, ये रिएक्शन निकल की मौजूदगी में होता है। और निकल जो है ये हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन के एडिशन का जो प्रोसेस है अल्कीन में, इसके रेट को इंक्रीज़ कर देता है। हम एक रिएक्शन के लिए एक से ज़्यादा कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल के साथ साथ हम प्लाटिनम और पैलेडियम को भी एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन हम जनरली निकल को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि निकल सस्ता मिल जाता है। निकल को इस्तेमाल करने से एक तो हमें जो है पैसे की ज़रा बचत हो जाती है, इजीली अवेलेबल है निकल इसीलिए। और जब हम निकल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हमें निकल को हीट करते वक्त रिएक्शन वेसल को थोड़ा सा हीट अप रखना होता है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। जबकि प्लाटिनम और पैलेडियम को जब हम यूज़ करते हैं तब हम हीटिंग नहीं करते। ठीक, रिएक्शन को ये दोनों कैटलाइज करने के लिए एनफ होते हैं। लेकिन जब हम निकल का इस्तेमाल करते हैं तब हमें साथ हीट भी थोड़ी सी करनी पड़ती है। करेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब हम रिएक्शन के लिए एक से ज़्यादा कैटलिस्ट या मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो रिएक्शन की कंडीशंस भी सम केसेस में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब बात करें कि ये इतने अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं। ये तो हमने एग्जांपल देख ली, कैटलिस्ट को डिफ़ाइन कर लिया, थोड़ी फिजिकल एग्जांपल ले ली। इतने अच्छे कैटलिस्ट ये हैं क्यों, आखिर क्या वजह है कि दूसरे एलिमेंट्स इतने अच्छे कैटलिस्ट क्यों नहीं हैं। तो आंसर इज़ दैट कि ये इनकी जो वैलेंसी और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है।
ये एक से ज़्यादा वैलेंसी और एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो +2 +3 शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी हैं, आप कोबाल्ट को ले लो, +2 +3 शो करेगा। मैंगनीज़ है +2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके बीच में +3 +4 +5 सभी कुछ शो कर सकता है, ठीक हो गया। तो इस बात को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी को इनकी एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा बेटर तौर से इनको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दो आयोडाइड आयन, ये आई नेगेटिव, इसे हम आयोडाइड आयन बोलते हैं। ये S2O8 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन के नतीजे में आयोडाइड आयन यानी आई नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो जाता है और S2O8 2SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। इस रिएक्शन में हम Fe3 पॉजिटिव को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर गौर से देखो तो आयोडाइड आयन रिएक्टेंट्स वाली साइड पर, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है आयोडीन का, जबकि राइट साइड पर, प्रोडक्ट्स वाले साइड पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। और S2O8 का जो ऊपर चार्ज है S2O8 के ऊपर -2 है, SO4 के ऊपर भी चार्ज -2 है, जबकि S2O8 के अंदर जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, SO4 2 नेगेटिव में भी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। लेकिन S2O8 के अंदर कुछ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, बाकी सबका -2 है, जबकि SO4 2 नेगेटिव के अंदर सभी ऑक्सीजन एटम्स का -2 ऑक्सीजन स्टेट है। ज़रा मुझे लग रहा है समझ नहीं आई होगी बात, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। S2O8 का ये स्ट्रक्चर है, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O और ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड से भी सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, इधर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम जो है दूसरे सल्फ़र पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सभी ऑक्सीजन्स पर इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ़र के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और तमाम ऑक्सीजन्स की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो बीच के 2 ऑक्सीजन हैं इनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बीच के 2 ऑक्सीजन्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। कुछ लोग तो स्ट्रक्चर देखकर ही समझ गए होंगे कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, लेकिन इसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा से। ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सल्फ़र की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन इधर सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड दोनों ने सल्फ़र से बनाया हुआ है, सल्फ़र कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एक इलेक्ट्रॉन सल्फ़र का अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और तो गौर से देखो कि इन्होंने दूसरा बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाया हुआ है। मैंने ये बात बता रखी है कि जब एक बॉन्ड दोनों सेम टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान बने तो फिर किसी पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, ठीक है। उस बॉन्ड के नतीजे में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है, ठीक। इन्होंने आपस में जो बॉन्ड बनाया हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम्स ने, उसकी वजह से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आया, क्योंकि इक्वल शेयरिंग है, जबकि सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। जबकि बाकी सारे इन बीच वाले 2 ऑक्सीजन एटम्स के अलावा बाकी सारे ऑक्सीजन एटम्स डायरेक्टली सल्फ़र से जुड़े हुए हैं और सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन एटम जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं वो सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि साइड वाले ऑक्सीजन एटम जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है वो सल्फ़र का एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसकी वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, और दूसरा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी वजह से -2 टोटल हुआ वो आया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से, करेक्ट। इसी तरह SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज। इस केस में देखो तो तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, चारों के चारों का। ऊपर वाला और नीचे वाले ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या है कि डबल बॉन्ड सल्फ़र के साथ इन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा है और सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। जबकि लेफ़्ट और राइट वाले ऑक्सीजन जिनके ऊपर एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, उनके ऊपर कैसे नेगेटिव चार्ज है एक यूनिट का, जबकि इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। वो कैसे आया? वहीं सेम एक्सप्लेनेशन कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने सल्फ़र से खींचा
जिसकी वजह से इनके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, और दूसरा -1 जिसकी वजह से -2 हो गया टोटल। वो कहाँ से आया? एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। करेक्ट। अब मेरा ख्याल है ज़रा बात क्लियर हो गई होगी, समझना आसान हो गया होगा कि S2O8 2 नेगेटिव में 2 ऑक्सीजन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्यों है, और SO4 2 नेगेटिव में तमाम ऑक्सीजन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्यों है। ठीक है। S2O8 में दरमियान वाले जो हैं ऑक्सीजन्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जबकि SO4 2 नेगेटिव में जितने भी ऑक्सीजन है सबका -2 है। तो रिएक्शन का ज़रा मैकेनिज़्म देख लें कि रिएक्शन होगा कैसे। दो आयोडाइड आयन मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और एक एक बॉन्ड आपस में बना लेंगे, तो 2I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में मैंने बताया कि हम Fe3 पॉजिटिव को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एक रिएक्शन के लिए 2 Fe3 पॉजिटिव इस्तेमाल होते हैं। तो जब आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो दोनों आयोडाइड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक Fe3 पॉजिटिव को दे देंगे, और Fe3 पॉजिटिव, दोनों Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे 2Fe2 पॉजिटिव में। अब S2O8 2 नेगेटिव, इसने कन्वर्ट होना है SO4 2 नेगेटिव में, इसने कन्वर्ट होना है 2SO4 2 नेगेटिव में। अब S2O8 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, SO4 के ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर S2O8 एक ही है, ठीक है, जबकि नीचे SO4 2 नेगेटिव 2 हैं, तो यानी कुल मिलाकर के चार नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बात समझ आई ना, कि ऊपर S2O8 एक ही है और 2 नेगेटिव चार्ज है, जबकि नीचे SO4 2 नेगेटिव के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज तो है ही, लेकिन SO4 2 नेगेटिव 2 है, 2 टाइम्स है, यानी कुल मिला के -4 चार्ज है। तो S2O8 2 नेगेटिव को 2SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो Fe2 पॉजिटिव इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दे करके Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने देखा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, I2 बन गया और SO4 2 नेगेटिव बन गया, और एट द एंड जहाँ से हमने कैटलिस्ट को जैसे का जैसे लिया था Fe3 पॉजिटिव को, रिएक्शन के बाद वो दोबारा Fe3 पॉजिटिव रह गया। तो ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन खुद जैसा था शुरू बिल्कुल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसा ही रहा। ठीक। और ये हम और रिएक्टेंट डालें तो ये बार बार इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अलग बात है कि इसकी एफिशिएंसी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, लेकिन रिएक्शन के एंड में वैसे का वैसा ही रहता है जैसे कि हमने इसको रिएक्शन के शुरू में लिया था या यूज़ किया था। तो इसी के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट हैं काफ़ी अच्छे। इस पर हमारा लेक्चर एंड हुआ, ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर। एक और लेक्चर भी अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर बनाना है। ये जो अभी तुम लेक्चर सुन रहे हो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर एक बनाएंगे, एक और दफ़ा भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।